तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हमारी जो बात है वो है अधिकार का प्रस्ताव, डॉक्टर्स में तनाव, संदर्भ है आरटीआई, राइट टू हेल्थ। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक अपयश उनके साथ जुड़ा हुआ है। वह मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता का विश्वास नहीं जीत पाते हैं और अपनी सरकार खो देते हैं। इस बार अशोक गहलोत इस दाग से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। वह चाह रहे हैं कि कैसे भी वो ये साबित करें कि नहीं मैं मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाता हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बना भी रह सकता हूं जनता के माध्यम से, ना कि पार्टी हाईकमान के माध्यम से। तो अभी वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, कई प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की है, कई नए जिले बनाए हैं। इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को एक विधेयक पास हुआ, उसका नाम दिया गया है राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। देश के संदर्भ में तो हमने सुना, राइट टू हेल्थ की पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके तहत तमाम प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए, जिसमें यह चाहा गया कि कोई भी मरीज किसी भी परिस्थिति में इलाज के संदर्भ में वंचित नहीं रह सकता। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, पर ऐतराज आ रहा है। ऐतराज किसके द्वारा आ रहा है? मरीजों का इलाज करने की जिन्हें जिम्मेदारी उन डॉक्टर्स की तरफ से आ रहा है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे मनुष्य समाज के अंतर्गत चिकित्सक को भगवान के तौर पर देखा गया है और चिकित्सा के पेशे को सेवा कार्य के तौर पर देखा गया। अब सेवा के संदर्भ में अगर प्रावधान किए जा रहे हैं तो इतना बवंडर क्यों है, इस पर ही हमें बात करनी है। राजस्थान में इस समय हड़ताल का माहौल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान की इकाई और इसके अलावा वहां पे चिकित्सकों के अन्य संगठन पिछले एक हफ्ते से पूरा कामकाज ठप्प करने की स्थिति बनाए हुए हैं और उसकी आंच बाकी देश में भी है। बात कही जा रही है, कल ही छत्तीसगढ़ में भी आईएमए के स्थानीय इकाई ने चेतावनी दी कि पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, एक राज्य में लागू हुआ उसको लेकर इतना बवाल क्यों? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझाने के लिए चार खास मेहमान है। हमारे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता है जो अध्यक्ष है आईएमए छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ में प्रियदर्शनी भटनागर है जो प्रवक्ता है राजस्थान कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर संजय आर्य हैं जो अध्यक्ष है प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम से। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ये तो पहला सवाल आपसे ही था संजय आर्य साहब, क्या परेशानी हो गई, क्यों इतना नाराज हो गए? मरीजों को इलाज मिले, ये उनका अधिकार बन जाए, इसमें डॉक्टर को क्यों ऐतराज हो गया? डॉक्टर्स को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है इस बिल पे। ऑलरेडी 54 बिल हम पे थोपे हुए हैं और हर एक की लाइसेंस फीस भी देते हैं और ऐसा नहीं है कि इस बिल के बाद कोई चमत्कार हो जाएगा। ऑलरेडी सब जितनी भी इमरजेंसी और सब डील कर रहे हैं जी। तो फिर एक नया बिल केवल राजनीतिक सगुफे के तौर पे इसको पेश करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। किस लिए पेश किया है? वोट चाहते हैं जी। तो इस बिल में ऐतराज के लायक ऐसा क्या है जो पहले के आपके पास में 53 या 54 बिल हैं जो आप बता रहे हैं, तो जब इतने बर्दाश्त कर लिए तो एक बिल और सही। आपको 53 बिल पर हड़ताल नहीं सूझी, ये 54वें बिल पे हड़ताल क्यों सूझ गई? देखिए, इस बिल को बनाने के टाइम में बस जल्दबाजी में ये बिल बनाया गया जी। सबसे पहले ये था कि इमरजेंसी की डेफिनेशन ही इन्होंने गलत कर दी बिल में जी। जो बिल बेसिकली इमरजेंसी के नाम से ही बना था। इमरजेंसी की डेफिनेशन WHO के हिसाब से होती है कि इससे मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। आपने फिजिकल वेलबींग में वाटर आता है, गुड एयर क्वालिटी आती है, गुड फूड आता है, उन सब पे तो ध्यान दिया नहीं। ये बेसिकली राइट टू ट्रीटमेंट बिल बनाने की कोशिश करी है। आपके खुद के जो सेक्टर है, सरकारी जो अस्पताल है, उनकी दशा तो आप 75 साल में सुधार नहीं पाए और सारे मरीज यहां से, इंडिया से बाहर जाया करते थे अमेरिका में इलाज कराने। तो प्राइवेट सेक्टर ने इतना अच्छा डेवलप करके एक पैरेलल हेल्थ सिस्टम बना दिया। अब इनको खुद के अस्पताल तो दिखते नहीं है, अब वो जो डेवलप प्राइवेट सेक्टर है उन पे इनकी निगाहें। तो आप खुद अपने अस्पताल संभालिए, उनमें वो दीजिए। जीडीपी स्वतंत्रता के टाइम 0.6 थी हेल्थ के लिए, आज 2.54 है। 2.54 पे राइट टू हेल्थ बिल दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। आज पूरे डेवलप कंट्रीज जो है उनके भी बस की बात नहीं है कि राइट टू हेल्थ लिया है। ये राइट टू हेल्थ
हम लोगों पे प्राइवेट सेक्टर जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री को बर्बाद करके ये लाना चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की डॉक्टर संजय आर्य ने। उन्होंने 2-3 तथ्यपरक बात कही। सरकार से अपने अस्पताल तो ठीक नहीं हो रहे, जो एक प्राइवेट सेक्टर हेल्थ के अंतर्गत तैयार हुआ है इतने वर्षों में, उस पर गिद्ध निगाह लगा रखी है। मेरे साथ में प्रियदर्शनी भटनागर जी हैं। सीधे तौर पर डॉक्टर संजय आर्य ने कहते जल्दबाजी में लाए, वोट बटोरने की खातिर लाए, खुद से कुछ होता नहीं तो दूसरों के किए हुए पर ताली बजाने के लिए लाए। सीधे शब्द ये समझ में आ रहा है। तो प्रियदर्शनी भटनागर जी, आप ही समझाएं, ऐसा अलोकप्रिय कदम आपने क्यों उठाया? संक्षिप्त में मैं आपको इनकी मनोदशा के बारे में आपको बता दूं जी। जो मेरे समझ में आ रहा है कि जो निजी अस्पताल हैं और जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, आज वो हड़ताल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आज राजस्थान के अंदर 3000 अस्पताल बंद हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछने चाहता हूं कि इंसानियत कहां गई, कहां चिकित्सा सेवा कहां गई? आज ये खुद को भगवान का रूप मानते हैं, आज कहां गई? आज का पूरा अखबार भरा पड़ा है कि कितने मरीजों को क्या असुविधा हो रही है, कईयों की जानें दी गई हैं। ये एक विचारणीय है बात है जो इनको विचार करनी चाहिए और हड़ताल खत्म करनी चाहिए। अब मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। सबसे पहले आर्य साहब ने ये बोला कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि राइट टू हेल्थ बिल लाए। तो मैं इनको बताता हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। माननीय अशोक गहलोत जी दुनिया की वो बड़ी ताकत है जो राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ एक बिल लेकर आ गए और देश का पहला ऐसा राज्य बने हैं जो स्वास्थ्य का अधिकार जनता के लिए लेकर आए हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा है कि जनता मांगते मांगते थक जाएगी, वो देते हुए एक नहीं चुकेंगे। अब जहां तक मैं आपको बेसिक बात बता दूं, निजी अस्पतालों को बेसिक जो पीड़ा है ना, वो इसको क्या राजनीतिक अपनी जो इच्छा है, अपना जो स्वार्थ है, अपना जो हित है, उसको राजनीतिक जामा पहना के जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो महंगा इलाज है और महंगे इलाज के साथ साथ में आवश्यक रूप से अगर कोई मरीज जाता है, उसको इलाज देने के लिए जो फाउंडेशन है, ये उससे पीड़ित है क्योंकि सरकार ने इनको दायरे में बांधा है। दूसरी चीज ये कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स का इनके ऊपर इंटरफेरेंस रहेगा, जबकि आपको मैं बता दूं साल भर पहले भी ये बिल आया गया था, तब इन लोगों से सुझाव लिए थे। सुझाव लेने के बाद में अब उसको पुनः पारित किया गया है, सुझाव के साथ में संशोधित बिल पास किया गया है। उस बिल के अंदर मुख्य मांग जो है कि जो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ में जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है, RUHS के जो वाइस चेयरमैन है, SMS अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के जो चेयरमैन है, जो प्राचार्य हैं वो हैं, उसके अलावा राजस्थान के आला डॉक्टर्स विशेषज्ञ सभी की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है। वो अगर इनका इस विषय पे कोई विवाद है कि इमरजेंसी को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, तो सरकार खुले दिल से ये कह रही है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, आप खुले दिल से आइए, हड़ताल बंद कीजिए। परंतु ये तो पूरे बिल को ही रिजेक्ट करते हैं, इनकी कोई एक मांग ही नहीं है। ये तो ये कहते हैं, ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो महंगा इलाज और जो जनता को ये जो दरकिनार कर रहे हैं ना, ये उससे बचे रहे। राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार लागू हो चुका है, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनको अपना धर्म निभाना पड़ेगा, उनको इलाज देना पड़ेगा। इनके जो झूठी बातें हैं वो जनता के बीच में आ गई हैं। ये कह रहे कि निजी अस्पतालों के ऊपर सरकार दमन कर रही है, ऐसा कतई नहीं है। इनको जनता के हित के लिए आगे आने चाहिए, अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ना चाहिए। और सरकार को अपने अस्पताल ठीक वीक करने की कोई जरूरत नहीं, जो ठीक ठाक है, जैसा कि हमें डॉक्टर संजय आर्य कह रहे हैं कि हमने कुछ ठीक ठाक बना रखा है, तो आप उसकी गिद्ध निगाह लगाए हुए हैं। आपसे अपनी डिस्पेंसरी, अपने अस्पताल, अपने कॉलेज तो ठीक होते नहीं है। सारे कॉलेजों के अंदर का फैकल्टीज के पद खाली पड़े हैं और आप इनके पीछे पड़े हो। क्या कहते हो प्रियदर्शनी भटनागर जी? आवाज नहीं आ रही, आवाज मुझे अब आवाज आ रही है आपको? प्रियदर्शनी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बिल्कुल आई, बिल्कुल जी। तो आपसे सवाल यह है कि आपको इनके कामकाज के संदर्भ में तो तमाम टिप्पणियां करने के संदर्भ में अख्तियार महसूस हो रहा है, पर सरकार के अपने अस्पतालों की हालत, सरकार के अपने मेडिकल कॉलेज की हालत, इसके संदर्भ में विचार करने की जरूरत नहीं है? आप क्यों चाहते हैं, जब हर छोटे छोटे स्थान पर सरकारी अस्पताल होते हैं, तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाना ही क्यों चाहिए? क्यों आप बाध्य करना चाहते हैं? इसमें कुछ बताएंगे? देखिए, बाध्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को इलाज के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप क्या ना प्राइवेट के अस्पताल में जाए। यहाँ पर तो किसी को भी
स्वास्थ्य का अधिकार है, कोई इमरजेंसी सेवा आ जाए, अगर वो सोचता है कि कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति है कि कोई नजदीक में अस्पताल है, तो पहले वहां सेवा प्राप्त कर सके। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि अगर सरकारी अस्पतालों में कुछ खामियां आए, कुछ कमियां आए, तो सरकार उस नजरिए से भी विचार कर रही है। अगर कोई शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो सरकार उसको दूर करेगी और दूर करने के लिए पूरी कटिबद्ध है। तो भटनागर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपने अगर संज्ञान में लाया है तो सरकार इस पर विचार करेगी, पर इनको तो अभी से करना पड़ेगा। अब मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि हम तो सेवा कार्य में लगे हैं, और सेवा के संदर्भ में अगर सरकार ने कर दिया कि भाई आप सेवा में लगे हो और सेवा लोगों को मिले या हम अनिवार्य कर रहे हैं, तो आप इतने परेशान हो रहे हो। थोड़ा आप ही बताओ राकेश गुप्ता जी। और राजस्थान में लोग हड़ताल कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में धमकी देके पर्चे घुमा रहे हो कि हम यहां पर भी हड़ताल करेंगे। किस बात से डर रहे हो? इस बात से कि आज अशोक गहलोत बिल लेकर आए, कल भूपेश बघेल यहां ना ला दे? हिमांशु जी, 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। आपने बड़ी फ्रेंडली बातें पूछी है मुझसे। सबसे पहली बात है कि पिछले 15 साल में जो प्रैक्टिस आसान थी, उस करीब सभी राज्यों में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और तमाम तरीके के आर्य साहब ने बताया कि कानून लागू है। वो हमको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद नर्सिंग होम चलाने का लाइसेंस यहाँ मिलता है। और करीब सभी राज्यों में बिस्तरों की संख्या के आधार पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लागू है, उसको पालन करते हैं। दूसरी चीज ये कि करीब सभी राज्यों में और राष्ट्रीय योजनाओं में कहीं न कहीं इस बात की बाध्यता है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं वो एक पैकेज के अंतर्गत और अलग अलग अस्पताल अलग अलग स्पेशलिटी के हिसाब से इन स्वास्थ्य योजनाओं को फॉलो करता है और हर वर्ग के मरीजों को, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही है, अपनी सेवाएं देता है। तीसरी बात यह कि इमरजेंसी कौन निर्धारित करेगा? ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, पॉलिटिशियंस करेंगे या फिर डॉक्टर्स तय करेंगे। चौथी बात यह कि जब हम जानते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में विशेषज्ञता अलग अलग होती है। कॉर्पोरेट और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सभी प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। 70 से 80% अस्पतालों में सभी विशेषज्ञ नहीं होते जी। तो जो राजस्थान सरकार ये सेवाएं लेके आई है, तो उन्होंने बगैर किसी जीपीएस मैपिंग के, बगैर किसी अस्पताल की विशेषज्ञता निर्धारित किए हुए ये तय कर दिया है कि सभी अस्पताल ये सेवाएं देंगे। और जहां तक इच्छा की बात है, उसमें जुर्माना क्यों लगाया गया? ये क्यों कहा गया कि पहली बार में 10,000 और दूसरी बार में 25,000 जुर्माना दिया गया? जहां तक ये बात कही जा रही है कि आप इसके सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं, तो मुझे लगता है कि पहले से चिरंजीवी योजना यदि राजस्थान सरकार लागू कर रही, जिसमें 25 लाख तक का बीमा है, 25 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधा है, तो आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार से वो आगे है। छत्तीसगढ़ सरकार 20 लाख तक के इलाज की सुविधा देती है और राजस्थान सरकार 25 लाख की देती है। यदि इतना ही जरूरी था तो विशेषज्ञता के आधार पे उन अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज उसमें क्यों नहीं जोड़ी गई? ये क्यों नहीं कहा गया कि चलिए आप ये सेवाएं दे रहे हैं तो इससे। डॉक्टर राकेश गुप्ता, थोड़ा माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। विशेषज्ञ के चक्कर में मरीज घूमता रहे या वो जिस अस्पताल में पहुंच गया उसे प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत रख लिया जाए, यह होना चाहिए? क्या आप जीवन के इस वास्तविक अनुभव से इंकार करेंगे कि जैसे ही कोई मरीज कोई गंभीर स्थिति में दिखता है, अस्पताल उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है कि उनके यहां कोई केस ना बिगड़ जाए? ऐतराज आपका है इस अनुभव के संदर्भ में? आपने बड़ी अच्छी बात कही है। बिल में एक बात जरूर है कि उन्होंने ये कहा कि जी, बिल में एक बात कही गई है कि मरीज किसी भी प्रकार का है उसके स्थायित्व होते तक जी, और यदि वो संबंधित स्पेशलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको एम्बुलेंस से ट्रांसफर होते तक आपको वो सुविधाएं देनी है। बिल में कहीं भी किसी प्रकार के उसके आर्थिक पक्ष के बारे में नहीं कहा गया है। सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि कौन से अस्पताल सेवाएं देंगे और कौन से अस्पताल किस प्रकार की सेवाएं देंगे, ये नहीं कहा गया। सबसे अच्छा पक्ष ये होता इस योजना का, राइट टू हेल्थ का, यदि चिरंजीवी योजना में ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट को जोड़ दिया जाता और अस्पतालों को एम्पैनल कर लिया जाता, संबंधित अस्पतालों को, कि आप संबंधित इमरजेंसी सेवाएं इस योजना के अंतर्गत देंगे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह हुई कि जब
संवाद की स्थिति नहीं रह गई तो राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को राष्ट्रीय स्तर पर आना पड़ा। आपने सुना होगा कि जो जुलूस निकले या जो विरोध प्रदर्शन हुए उनमें लाठीचार्ज भी हुए, वाटर कैनन भी छोड़े गए और डॉक्टर के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और चिंताजनक पहलू है। किसी भी सरकार को योजना लाने का अधिकार है, लेकिन यदि सरकारी अस्पताल वो योजना के लायक न रहे तो सबसे दुखद पहलू यही होता है। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा लेने से मरीज क्यों झिझक रहा है, वो केवल प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाना चाहता है। और यदि बहुत सारी कानून लादे जाएंगे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पहले से 70 से 80% सेवाएं दे रहा है। इस प्रकार के कानून से युवा वर्ग चिकित्सक बनने से डरेगा और आने वाले दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक बनने जब कम होंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं चिकित्सक बड़ा विरोधाभास है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आजकल मैं डॉक्टर के साथ बैठता हूं तो डॉक्टर इस बात में परेशान रहते हैं, यार डॉक्टर तो बहुत आने वाले हैं, हमारे काम धंधे का क्या होगा। बोल रहे 50,000 रुपए में सर्जन मिल जाएगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आने वाले समय में तो ये काम बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा, भीड़ बहुत हो जाएगी। जैसी इस समय पर डेंटिस्ट की हालत हो गई है वैसी एमबीबीएस वाले मिला करेंगे। तो थोड़ा विरोधाभास है डॉक्टर राकेश गुप्ता आपकी दावे में और आपके हम पेशा लोगों की चिंताओं के संदर्भ में। पर बहरहाल मैं डॉक्टर संजय आर्य वापस आपके पास आता हूं। एक संवेदनशील सरकार है, आपकी भी चिंता कर रही है, मरीज की भी चिंता कर रही है। सरकार ने बिल में कहा है भाई पैसे को लेकर किसी को परेशान मत करना, कोई बकाया होगा तो सरकार चुका देगी। अनुभव आता है, हम पत्रकारिता में है, पता चला मरीज का इलाज हुआ, मरीज बचा नहीं, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद बिल बकाया है, डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मरीजों का भी रुख ये रहता है जब मरीज बचा नहीं तो बिल किस बात का। तो सरकार कह रही है घबराने की बात नहीं, हम देंगे। ऐसे बिल पर भी आप नाराज, ऐसे बिल को लेकर भी आप गुस्सा, ऐसे बिल को लेकर भी सड़क पर, क्या जा रहे हैं सरकार से? सरकार क्या करे? देखिए पैसे की तो कोई बात ही नहीं है जी, पैसे का बिल्कुल इसमें किसी भी चिकित्सक ने विरोध नहीं किया है जी, और करना भी नहीं चाहिए जी। मुद्दा ये है कि इस बिल के आते ही इतना कुछ हेल्थ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है कोलैप्स हो जाए। जी, पहला पॉइंट जी, सपोज गांव में एक मरीज बीमार हुआ, जी, वो इमरजेंसी हुई, वो सीधा पहुंचेगा एक हॉस्पिटल में। जी। इस कानून में जो परिभाषा दी गई है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की, उसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, सेकंड पार्ट में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है। जी, यानी कि इन्होंने ये डेफिनेशन ही गलत कर दी। उसके बाद अगर वो मरीज डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, किसी भी नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच रहा है, वो बोलेगा मैं डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं हूं क्योंकि उसने रजिस्टर नहीं कराया है, तो वहां लड़ाई होगी सबसे पहले कि आप क्यों नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। ने कर भी दिया और उसको एम्बुलेंस में किसी पास के हॉस्पिटल भिजवा दिया, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में। डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था आई का। एक एमआई का पेशेंट सबसे पहले एक हॉस्पिटल में आया, वहां 1-1.5 घंटा खराब हो गया, उसके बाद डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल पहुंचा एमआई के, वो आई के हॉस्पिटल में जी। वहां उसको कानून के तहत क्या करना है, उसको स्टेबल करना है। एक आई हॉस्पिटल कैसे एक एमआई के पेशेंट को स्टेबल करेगा? और सपोज स्टेबल भी कर दिया, एमबीबीएस की जो छोटी मोटी जानकारी बची थी उसके आधार पर उसने स्टेबल कर दिया। स्टेबल करने के बाद उसको शिफ्ट करने का जहां सवाल आएगा, उसमें ये लिखा है कि अगर मौत हो गई तो मतलब बहुत बड़ी चीज है, अगर मौत हो गई तो आप जिम्मेदार हो जी। अब ये अटेंडेंट जो गांव से लेके चले हैं 20-25 साथ आते हैं इमरजेंसी में, वो पहले तो पहला अस्पताल तोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा अस्पताल तोड़ेंगे। अच्छा चलो इसके भी आगे चलते हैं अपन जी। उसको टर्शरी केयर सेंटर भेज दिया। सपोज चूरू का एक हॉस्पिटल है, उससे ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। चूरू के मेडिकल कॉलेज में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, चूरू के मेडिकल कॉलेज में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं है, वो वहां जाके मर जाएगा। तो आपने गोल्डन आवर्स जो होते थे ना, उसको खत्म कर दिया। ये अभी ये गांव वाला पेशेंट सीधे उसको मालूम था कौन सा हार्ट हॉस्पिटल है, सीधा पहुंचता और उसकी जान बच जाती। अब इनके लॉ के कारण वो सर्दियां मरेगा, क्योंकि वो बीच का रास्ता इन्होंने बिल्कुल खत्म। सवाल मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर संजय आर्य, जिस तरीके का आप बिंदु उठा रहे हैं,
ये हमें प्रियदर्शनी भटनागर जो सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है बता रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन करके इस बिल को बनाया गया। डॉक्टरों से बड़ी बात की थी सरकार ने। आपसे कोई बातचीत हुई क्या? आईएमए के साथ कोई बातचीत हुई थी? अन्यथा इन्होंने बात किससे की अगर इतनी परेशानी इस बिल में है? इन्होंने प्रवर समिति बनाई थी, उसमें 14 विधायक थे जी। और एक विधायक गवर्नर बन गए, तो वो गिरधारी लाल जी, तो उसमें 14 विधायकों से प्रवर समिति बनी। उसमें डिस्कशन काफी हुए। डिस्कशन में कई पॉइंट्स हम लोगों ने बताए और उन पॉइंट्स के आधार पर इन्होंने चेंज करने का आश्वासन दिया। और जिस टाइम इन्होंने विधानसभा में जो बिल रखा वो बिल्कुल अलग। ये इन राजनेताओं को ये ब्यूरोक्रेट्स ही बेवकूफ बना रहे हैं। जो बात होती है उसके आधार पे पूरा उसको रखा ही नहीं जा रहा है। और आप एक चीज बताओ, चिकित्सक आज की तारीख में समाज का सबसे शिक्षित वर्ग है जी। तो इन्होंने अगर सहमति ली थी तो 1 लाख चिकित्सक हमारे भड़काने से तो नहीं पहुंच सकते। इतना शिक्षित वर्ग जब सड़कों पे है तो कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण ये हो रहा है। क्या भटनागर जी, कैसी सरकार चला रहे हो? डॉक्टरों से बात करते हो और अधिकारियों के अनुसार बिल बनाकर टेबल पर रख देते हो। इसलिए 1 लाख लोग सड़क पर आ गए। आपने सोचा था सत्ता में बने रहेंगे, ये तो सत्ता से बाहर कर देंगे आपको। देख रहे हो अब क्या हालत हो रही है आपकी। आर्य साहब जो बात कह रहे हैं ना जी, वो बिल्कुल तथ्यात्मक बात नहीं है। ये इस बिल के अंदर ऐसी कोई भी कमेटी बता दें जो कोई हेल्थ अथॉरिटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हो या स्टेट लेवल की हो, उसके अंदर किसमें इनका डॉक्टरी नुमाइंदा नहीं है और किसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स है। इनको परेशानी ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो बनाई है उसमें कलेक्टर साहब, जिला परिषद और नगर परिषद के जो सीईओ हैं, उनके अलावा बाकी सारे डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। तो भटनागर साहब मुझे एक बात बता दो, हम इसी देश के रहने वाले लोग हैं। जिस कमेटी में कलेक्टर बैठा हो उसमें बाकी किसी के बैठे होने और ना बैठे होने की अहमियत क्या है? क्या इस देश के सिस्टम को हम जानते नहीं? क्या इस देश के सिस्टम को हम पहचानते नहीं? क्या बात कर रहे हो? आपने जिस कमेटी में कलेक्टर को बिठा दिया उसमें बाकी के पास में हाजी करने के अलावा कुछ और रह जाएगा? तो ये तो कभी तो डॉक्टर वर्ग में है ना कि अगर वो कोई बात नहीं रख रहे हैं, किसी के प्रभाव में आ रहे हैं तो ये गलती है। वैसे मैं आपको एक बेसिक जो बात बता दूं, ये पूरे आज ये कह रहे हैं ना कि ये शिक्षित वर्ग आज सड़कों पर है और उसका कारण क्या है। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि ये किस वजह से है। ये नहीं चाहते हैं कि इमरजेंसी की हालत में कोई पेशेंट इनके अस्पताल में आए और ये उसका इलाज करें और इलाज करने के बाद में अगर कोई राशि होती है तो वो सरकार से प्राप्त करें। अगर ऐसा प्रोविजन होता कि आप मरीज से प्राप्त कर सकते हो तो ये उस चीज का आज विरोध नहीं करते जी। ये उसका विरोध नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये नहीं चाहते हैं सरकार से, क्योंकि जहां सरकार और जो राजस्थान की गांधीवादी सरकार है तो उसके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज देख लो, आज जाने से वहां पे कितना महंगा इलाज है, परंतु आज जब सरकार ने इनको एक दायरे में बांधा है कि सबसे पहली चीज तो आप किसी को इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं, तो ये इससे बौखला रहे हैं। दूसरी चीज ये इससे बौखला रहे हैं कि अगर उस इलाज में कुछ पैसा खर्च होता है तो वो पैसा सरकार वहन कर देगी, उसका पुनर्भरण कर देगी। वास्तविकता तो सिर्फ यही है, ये नहीं चाहते। कमाल की बात है भटनागर साहब, आगे बाद इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग है, इतने अस्पताल हैं, वहां पर तो आप राइट टू हेल्थ लागू करने की स्थिति में नहीं है। आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ 24 घंटे आपको वहां पर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो प्राइवेट की ओर आदमी जाए क्यों? आपसे अपना तंत्र संभल नहीं रहा और जो जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं तो उनके लिए आप जीना मुहाल कर रहे हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर राकेश गुप्ता जी के पास आऊंगा और जानना ये चाहूंगा, सरकार ने तो जाहिर कर दिया हमने ये कदम जनता के लिए उठाया। एक तरफ 1 लाख चिकित्सक है, दूसरी तरफ 7-8 करोड़ पब्लिक है जिसमें संदेश है। गहलोत जी ने कमाल कर दिया था। तो अब इसका प्रतिकार कैसे करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता आप? हिमांशु भाई, सबसे पहली बात यह कि जो अफेक्टेड वर्ग है वो चिकित्सक है और उनके साथ काम करने वाले लोग हैं जी। यदि पर्याप्त विचार विमर्श हुआ होता तो चिकित्सक को कभी सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती जी। दूसरी बात यह कि चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि वो अपनी
सेवा वाली ड्यूटी छोड़ के सड़कों पे आए और पुलिस की लाठियां और वाटर मैं बीच में एक संशोधन करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर संजय आर्य ने हमें बताया कि विमर्श तो हुआ, पर विमर्श में जो तय हुआ वो बिल का हिस्सा बना नहीं। परेशानी इस बात को लेकर, विमर्श में दिक्कत नहीं हुई, विमर्श के तहत जो कुछ निकला था उसे अधिकारियों ने विधेयक का हिस्सा नहीं बनने दिया, ये परेशानी है। विमर्श का क्या फायदा यदि वो विधेयक का हिस्सा नहीं बना? तो आप समझ लीजिए कि वहां सरकार को कौन प्रभावित कर रहा है जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नहीं चाहता, पहले भी जितनी स्वास्थ्य योजनाएं पूरे देश में वो 70% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। तो इमरजेंसी सेवाएं देने में भी प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत यह है दबाव जिस प्रकार का डाला जा रहा है, जिस प्रकार के अपारदर्शी बिल लाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा दिक्कत है। राइट टू हेल्थ सबका अधिकार है। मेरा तो सीधा सवाल आईएमए को लेकर था कि आईएमए क्या करेगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता थोड़ा इस पे रोशनी देंगे। देखिए, डेडलॉक की स्थिति बनी रही तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और हम लोग चाहते हैं कि इसमें बहुत पारदर्शी तरीके से वार्ता हो। राइट टू हेल्थ बिल में जब तक सहमति नहीं बनती, आम सहमति नहीं बनती और राजस्थान के डॉक्टर्स इसमें सहमति नहीं बना पाते, तब तक इस बिल को मुलतवी किया जाना चाहिए। ये पूरे देश के डॉक्टर समझते हैं। तो ये डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर संजय आर्य आपके पास आ रहा हूं। आगे की क्या रणनीति? हम तो मान रहे थे राजस्थान से शुरुआत हुई है, पूरे देश में एक रोल मॉडल मिलेगा राजस्थान के रूप में, पूरे देश में राइट टू हेल्थ आएगा। आप तो यहीं पर इतना नींबू निचोड़ दिया। हम सबकी तो उम्मीदें बीच में ठहर गई। हम तो सोच रहे थे राइट टू ईट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, देश तरक्की के नए सोपान गढ़ेगा। आपने तो बीच में रुकवा दिया। क्या कर दिया डॉक्टर साहब? सर, हमने ये चालू किया था आंदोलन, तब शायद 100 लोग थे जी, फिर 1000 हुए, फिर 10,000 हुए और कल जो है 1 लाख थे। और अब हमारा कल का प्रोग्राम ये है कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर बंद था, कल हमारे साथ पूरा सरकारी तंत्र भी साथ आ रहा है। कल RMCTA यानी कि मेडिकल कॉलेज टीचर्स की एसोसिएशन और एक और मैक्टार करके उनकी एसोसिएशन है, वो साथ में है और सारे इन सर्विस डॉक्टर साथ में है, जो शायद मेडिकल इतिहास में पहली बार होगा कि राजस्थान में कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। और मरीज का क्या होगा? आप बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर, पर राजस्थान के मरीजों को अब इलाज के लिए कहां जाना है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहां जाएंगे? हम तो गहलोत साहब को रेफर कर देंगे, क्योंकि बिल ये लाए हैं, वार्ता ये नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम तो बिल्कुल, एक आदमी बिल्कुल मरणासन पे है तो चिल्ला रहा है, तो उसको ये मत बोलो कि चिल्ला मत, उसको ये बोलो कि किसने मारा है, उससे बात करो। हमसे बात करने का मतलब ही नहीं है। हम तो अपने अस्पतालों पे ताले लगा के सरकार को सौंप देंगे। अगर आप तनख्वाह दे सकते हो तो दे देना, वरना ये अस्पताल आप चलाओ। बहुत अच्छे अच्छे हमने बिल्डिंग्स बना ली हैं। अब बिना डॉक्टर के अगर ये इन बिल्डिंग्स में आप चला सकते हो तो बिल्कुल चलाओ, बिल्कुल तैयार है हम तो कुल मिलाकर हमें बातचीत के स्तर पर आज समझ में ये आ रहा है कि सरकार ने बिल तो ला दिया, पर जिनके लिए बिल लाया उनके बीच में विश्वास नहीं बनाया। जरूरी है कि यह बिल पूरे देश के संदर्भ में मिसाल बने, लेकिन उसके लिए माहौल बने। राजस्थान सरकार को तुरंत उन चिकित्सकों से बात करनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर यह बिल है। अगर डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं होगा तो मरीज को इलाज मिलेगा कैसे? डॉक्टर को भरोसे मिले, डॉक्टरी व्यवस्था को भरोसे मिले और उसके माध्यम से राजस्थान पूरे देश के लिए रोल मॉडल बने। इस कामना के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आज के शेर का, हमारा आज का शेर अशोक गहलोत की कोशिश को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आके, कि दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आके, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। मुनव्वर राणा ने क्या कमाल की बात कही थी। पर सवाल इस बात का है कि अगर आंखें निकाल ली गई तो किस काम की रह जाएंगे? तो अशोक गहलोत साहब, आप आंखें जरूर रखें, पर उन आंखों को यथास्थान पर रखें। हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते सरकार और डॉक्टर के बीच संवाद होगा और संवाद के माध्यम से समाधान निकलेगा और वो समाधान पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।